इंपैक्ट पैरामीटर का। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से बीच से गुजरने वाला सेंट्रल लाइन, इस पे एक परपेंडिकुलर रेखा खींचो, ये इंपैक्ट पैरामीटर होता है। क्या होता है? हाँ, तो एक्चुअली में जो बोर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स को मिला करके और एक नया थ्योरी उत्पन्न किया जिसको बोलते हैं बोर थ्योरी। और ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है, और हाइड्रोजन लाइक एटम, और हाइड्रोजन लाइक एटम में कोई आएगा पढ़ाने तो फिजिक्स के टीचर रोहित सर ही नहीं है, और भी टीचर हो सकते हैं, लेकिन उनके जगह कोई पढ़ाने आया है, समझ रहे हो ना? सेंट्रीपिटल फोर्स एक नाम है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे नया चैप्टर जो हमारा है एटम एंड न्यूक्लियाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एटम को समझ लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियाई को भी आज ही पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों? और न्यूक्लियाई में जो रेडियो एक्टिविटी वाला टर्म है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना एटम। तो इस एटम में हम लोग गौर करते हैं कि मॉडल, तो कुछ बेसिक मॉडल लिए हैं, बहुत सारा मॉडल है, तो हम लोग कुछ बेसिक मॉडल लिए। एक थॉमसन साहब का मॉडल लिए हैं और दूसरा रदरफोर्ड का मॉडल लिए। एटम एक टर्म होता है एटम। ये एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? जॉन डाल्टन ने क्या बोला था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? हमारा एटम होता है। फर्दर एटम को क्लासिफाई किया गया तो देखा गया कि इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। जो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल थे, ठीक है सर? तो वही चीज हम देखेंगे, ये एटम आखिरकार है क्या। आज हम लोग एटम को समझेंगे। चलिए बच्चों देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमसन का मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या होता है? तो इसको हम बोल सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी। क्या बोल सकते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। इस थॉमसन मॉडल को हम लोग बोल सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी, या फिर वाटरमेलन मॉडल। क्या बोल सकते हैं? वाटरमेलन मॉडल। ये क्या होता है सर? जिस तरह से खरबूज खाए हुए हो, उस खरबूजे में जितने भी लाल पार्ट्स हैं और जितने भी सीड्स हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि एटम जो होता है ना वो एक खरबूजे के समान होता है, एक वाटरमेलन के समान होता है। उसमें जो लाल वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो सीड्स हैं वो क्या है? निगेटिव चार्ज। वो जो वाटरमेलन है उसके अंदर जो सीड एम्बेडेड होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, और पूरा वाटरमेलन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने बताया, तो किसने बोला? जे थॉमसन। कौन बोला था? बस इतना याद रखोगे, बेसिक सा टर्म एग्जाम में नहीं आएगा, बस तुमको अपना नॉलेज के अकॉर्डिंग याद रख लो कि हमारा थॉमसन मॉडल जो है इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहीं कहीं देखोगे और कहीं कहीं वाटरमेलन मॉडल भी देखोगे। क्या होता है सर? तो सर एक वाटरमेलन ले लिए हैं, एक एटम ले लिए हैं, इसके अंदर जितने भी बिंदु 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 बिंदु, ये सारा रेड पार्ट है। ये सब क्या है? रेड पार्ट। वो सब क्या है? पॉजिटिव। क्या है? प्रोटॉन है। और इसमें जो एम्बेडेड है सीड, निगेटिव, जो काला वाला देख रहे हो, ये सब का सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? तो इन्होंने बताया थॉमसन साहब ने कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जो प्रोटॉन है वो लाल वाला पार्ट है सारा का सारा, और जो इसमें सीड एम्बेडेड होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो मान लिया गया। फिर आगे चल के रदरफोर्ड साहब आए। कौन आए? रदरफोर्ड बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने एटम के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। किसका किया? हाँ, बोला कि ये सब बकवास चीज है, ये सब एटम होता है। अगर एटम है तो न्यूक्लियस कहाँ? बताओ। सेल पढ़े हो, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना जी, होता है कि नहीं होता? हाँ, तो उसी प्रकार से रदरफोर्ड ने बोला कि अगर ये एटम है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए। क्यों? ऐसे प्रोटॉन ऐसे नहीं बिखरा रहता है, ऐसे चारों तरफ नहीं बिखरा रहता है प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखो, ये काम का तुम्हारे लिए बहुत काम का एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड क्या किया? देखो गौर करो। इन्होंने एक सोर्स लिया, एक लाइट का सोर्स लिया। किसका सोर्स? लाइट का। इस सोर्स का नाम है हीलियम पार्टिकल। इससे क्या निकलता है? हीलियम। हीलियम क्या निकलता है इस लाइट से? हीलियम। हीलियम को बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? ये अल्फा पार्टिकल बाबू हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम। काला हो तो बता देना। ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम होता है। अच्छा सर, हाँ, तो ये जो सोर्स देख रहे हो अल्फा पार्टिकल का, जो सोर्स है, ये अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है, इससे क्या निकलता है? रेडिएशन, और अल्फा पार्टिकल भी निकलता है। इस लाइट से क्या क्या निकलता है? रेडिएशन तो निकलेगा ही,
और अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, पढ़े हो ना हीलियम, He+2 को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। यहां से अब यहां पे एक ब्रिक्स लगा दी ईटा, जिसको बोलते हैं ईटा लीड का, ताकि ये उधर उधर मत जा पाए, सारा का सारा कंसंट्रेट हो जाए। तो इस ईटा को लगा दिए ऊपर नीचे, सारा का सारा रेडिएशन आगे गया। ये क्या है? बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या है? अल्फा पार्टिकल का बीम। बीम का मतलब गुच्छा, बीम का मतलब बहुत सारा अल्फा पार्टिकल निकला है। अब ये बहुत सारा अल्फा पार्टिकल जब निकला तो क्या गया, यहां पे एक हम गोल्ड का फॉइल लगा दिए, ऊपर दोनों से पकड़ के एक गोल्ड का फॉइल को टांग दिए। क्या किए? गोल्ड के चादर को। फॉइल का मतलब चादर, वो मेटल है, उसके अंदर एटम होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने एक गोल्ड के फॉइल को, ये गोल्ड का फॉइल है, क्या है? छोटा सा गोल्ड का बिस्किट है। अब देख रहे हो ये सारा का सारा लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगा, और इंसिडेंट होने के बाद इन्होंने एक ऐसा घटना देखा। देखा क्या कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया, इसको चीरते हुए सीधा चला गया, बहुत सारा 99% सब सीधा चला गया। बार बार एक्सपेरिमेंट किया, अरे भाई सही में न्यूक्लियस नहीं है, अरे भाई रहता तो डाइवर्ट होना चाहिए अल्फा पार्टिकल। इन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, तो हजारों बार के बाद इन्होंने इतना अल्फा पार्टिकल को निकाल दिया, बाद में पता चला अरे बाप रे, कुछ अल्फा पार्टिकल डाइवर्ट कर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल, हाँ, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे 8000 में से एक, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे पीछे मुड़ गया, सीधे, हाँ, तब पता लगा कि इससे लाइट सीधे भाग रहा है, इसके अंदर खाली जगह है, तब तो लाइट सीधे जा रहा है ना, इसके अंदर क्या है? खाली जगह, तो लाइट सीधे भाग जाएगा, रेडिएशन क्या होगा? अल्फा पार्टिकल सीधे भाग जाएगा। लेकिन कोई जो मुड़ रहा है तो कुछ ना कुछ स्पेस है। अब एक तो ऐसा मिला कि जो सीधे वापस आ गया, कुछ ना कुछ इसके अंदर है जरूर, इसके अंदर, हाँ, ई गोल्ड फॉइल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज है, इसी को बोला उन्होंने न्यूक्लियस। क्या बोला? हाँ, अब आओ यहां पे देखो, ये मान लेते गोल्ड के फॉइल के अंदर एटम था, एटम अगर खाली था तो अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया, किधर गया? बहुत सारा अल्फा पार्टिकल। इन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया तो क्या देखा पता है? कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल है जो मुड़ करके गया, कुछ एंगल पे डाइवर्ट हो गए, मतलब इसके कोना पे लगा होगा। 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल जैसे आया, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे धक्का लगा होगा, होगा कि नहीं होगा? न्यूक्लियस भी पॉजिटिव और अल्फा पार्टिकल भी, हाँ, बोला कि रिपल्सन किया है। क्या किया है? रिपल्सन हुआ है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले के साथ, ये अंदर तक तो गईबो नहीं किया, ये तो रिपल्सन हो गया। और मैक्सिमम जितने भी थे मैक्सिमम सीधा सीधी गुजर गया। तो यही बताए, इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल था, वही चीज था, सारा गोल्ड फॉइल के सीधे भाग गया, सब सीधे भाग रहा है। और इन्होंने कुछ एंगल पे अल्फा पार्टिकल को देखा, डिटेक्टर लगा लिया है कि देखने के लिए, डिटेक्टर है ये, क्या है? डिटेक्टर। और यहाँ पे जिंक का स्क्रीन है, किसका स्क्रीन है? जिंक का स्क्रीन है। और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल सीधे पीछे भाग गए, देखो बैकवर्ड स्कैटरिंग, एक 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल पीछे की ओर मुड़ गया, बाकी सब सीधे गया, कुछ एंगल पे मुड़ा और बाकी एक अल्फा पार्टिकल पीछे आ गया। ये एक वाला यही है, बाकी एंगल पे जो गया ये है, और बाकी जो सीधा गया वो ये है। तो न्यूक्लियस से जो दूर दूर था वो सीधे भाग गया, और जो पास था वो डाइवर्ट किया, जो एकदम सामने था वो पीछे मुड़ गया। क्या हुआ? सीधे पीछे मुड़ गया। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? इससे एक कंक्लूजन निकाला, इससे एक विचार रखा, कहा क्या? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड, जितने भी अल्फा पार्टिकल हैं वो अनडिफ्लेक्टेड। समझ रहे हो? स्पीड बोल रहे क्या? अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है? टकरा के वापस नहीं आया, सीधे भाग गया। रीजन क्या था? इनसाइड एटम स्पेस खाली है। क्या है? खाली है। दूसरा 0.14% अल्फा पार्टिकल लेस देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट किया, मतलब 90 डिग्री से कम है ना ये, तो कितना परसेंट? 0.14%, जो 90 डिग्री से कम डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब एक्यूट एंगल पे गया। कितने पे? एक्यूट एंगल पे। और 1 से 2 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 10 का पावर 6 पार्टिकल में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो 10 के पावर 6 पार्टिकल में से 1 से 2 ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाए। क्या बनाए? ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ऐसे गए वापस ऐसे आए। तो देखो इतना दूर लोगे तो 90 से बड़ा है ना जी, 120 या 150 के आसपास है। समझ रहे हो? तो ये 3 कंक्लूजन निकाला।
3। हाँ, तो एक बात बताओ, ज्यादा एंगल पे ज्यादा अल्फा पार्टिकल गया कि कम अल्फा पार्टिकल? ज्यादा एंगल पे सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल रहा था, 0 एंगल डिग्री। कुछ अल्फा पार्टिकल 90 से कम बना रहा था, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो बहुत ज्यादा एंगल बना रहा था, बहुत ज्यादा एंगल। मतलब क्या, ऐसे किया ऐसे आ गया तो 180 डिग्री। तो कितना था, बहुत कम अल्फा पार्टिकल था ना जी। लेकिन 90 से थोड़ा सा कम कुछ अल्फा पार्टिकल, और बाकी सब अल्फा पार्टिकल 0 डिग्री नहीं। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होगा। क्यों, देखो एंगल बढ़ रहा है, एंगल, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन कम है, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, एंगल बहुत कम है। समझ रहे हो ना? हाँ, सीधे सीधे गुजर जाएगा, उसके लिए एंगल नहीं चाहिए, 0 डिग्री पे सब सीधे चला जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो कैसा ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको अच्छे से पहले लिखो बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए। रुक दो बच्चों, देखो अब हम लोग देखेंगे कुछ पैरामीटर, एटम से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उसको हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग ये चीज को देखते हैं, ये चीज हमारा छूट गया हुआ था समझाना, इसको हम समझा रहे। देखो बच्चों, क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, मतलब कि कितना अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है कितने एंगल पे। इसके लिए आपको यह चीज याद रखना होगा, 1/sin का पावर 4 θ/2, 1/sin का पावर 4 θ/2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा तो सीधे पूछेगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड क्या होता है, साइन का पावर 4 θ/2, लेकिन 1/2 होता है। ठीक है ना, ये होता है। ये चीज को अपने दिमाग में याद रखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए। अब हम लोग आते हैं कुछ पैरामीटर, जैसे कि इंपैक्ट पैरामीटर। ये इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जैसे कि इंपैक्ट पैरामीटर देखो, मान लेते हैं क्या, ये न्यूक्लियस है, क्या ये न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस का सेंट्रल लाइन है, क्या ये सेंट्रल लाइन। तो बहुत अच्छे से समझो, एनसीईआरटी बहुत घिच-पिच दे दिया, लेकिन तुमको हम एकदम कंसेप्ट दिखा रहे हैं इंपैक्ट पैरामीटर का। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से बीच से गुजरने वाला सेंट्रल लाइन, इस पे एक परपेंडिकुलर रेखा खींचो, यही इंपैक्ट पैरामीटर होता है। क्या होता है, हाँ, ये न्यूक्लियस का सेंट्रल लाइन, इससे परपेंडिकुलर रेखा बी, क्या है बी, ठीक है ना, क्या है परपेंडिकुलर बी। यहां से एक अल्फा पार्टिकल रख दो, क्या रख दो, और अल्फा रेज निकलेगा तो यहां से डाइवर्ट हो जाएगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या हुआ सर, कुछ नहीं, सेंट्रल लाइन के परपेंडिकुलर एक अल्फा पार्टिकल गुजर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंट्रल लाइन से परपेंडिकुलर दूरी को क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। यहां पे बस ये पूछेगा इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या है, ठीक है ना। अब गौर करने की बात ये है कि ये दूरी होता कितना है, ये दूरी होता कितना है, तो क्या होता है, ZE² cot θ/2 4πε0k। देखो ये बी है ना, ये बी, तुमसे ये पूछेगा कि इंपैक्ट पैरामीटर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आया? तो क्या होगा, इंपैक्ट पैरामीटर काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली होता है। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो इंपैक्ट पैरामीटर कम हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगा। बस ये याद रखो। तो क्या लिखा हुआ, ZE² cot θ/2 4πε0 k। यहां पे सारा तो कांस्टेंट ही है, सब तो कांस्टेंट है, 4πε0 फिक्स है, थीटा बस जो देगा वो यूज करेंगे। समझ रहे ना, याद रखोगे। इंपैक्ट पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, काइनेटिक एनर्जी के। किसके है, काइनेटिक एनर्जी। कुछ याद रहे ना रहे, ये याद रहना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िए। अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नाम ही है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। देखो मान लीजिए यहां पे एक न्यूक्लियस है, क्या है, यहां पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है सर। यहां पे भी एक न्यूक्लियस है, ठीक है सर।
इसको रोक दिए, ठीक है सर। इस न्यूक्लियस को भगा दिए, ठीक है सर। कितने स्पीड से? काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम बी स्क्वायर। इस स्पीड से गया, अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसको धक्का तो मार नहीं सकता है, तो जहां पे जाके रुक गया ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया। क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि बगल वाला न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस से कहां पे रुका? तो आर दूरी पे। कहां पे? यही आर दूरी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो क्या है, एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहां पे न्यूक्लियस आते ही इधर ही इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? खत्म, क्योंकि हम रुक गए मतलब हमको क्या लगे? हम थक गए मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। नहीं समझे? वही चीज है। तो न्यूक्लियस के पास सट से गया, जाने का तो रुक गया, तो रुकने पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्यों सर? क्योंकि वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। समझ गए ना? हाँ, याद रखो। तो यही होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर का क्या होता है? आर बराबर के Z1E Z2E बाटे हाफ एम बी स्क्वायर बटे हाफ एम बी स्क्वायर। इसके जगह काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते थे, ठीक है। अब जरूरी हमको है ये फॉर्मूले को कहां से आया है, इसको हम थोड़ा सा डिराइव करते हैं। क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। चलिए इसको इरेज करें। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। लिख लो कॉपी में। चलिए फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो मानो तो यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है ना जी, हमारा एनर्जी यहां पे चला गया, एनर्जी कंजर्वेशन हुआ ना। हाँ, तो गौर करने की बात है, ये देखो तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी पहले वाले का प्लस पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले का बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर कंसेप्ट? एनर्जी कंजर्वेशन से एनर्जी दोनों का कंजर्व होगा, एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होता है, याद रखो। चलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बाबू? हाफ एम बी स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यहाँ mgh लगेगा, हद पागल हो तुम लोग, लेकिन गजब है यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर पर क्या आए हो? के Q1 कितना है इसका? Z2E। Q2 कितना है इसका? बटे R, यही ना। चलिए बराबर कीजिए काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले का, तो दूसरा वाले का काइनेटिक एनर्जी यहां पे पहुंच गया, ये कितना है? इसी का पूछ रहा है, यही का पूछ रहा है, जीरो। चलिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? के Z1E Z2E बट्टे R। कंसेप्ट क्लियर? अब गौर करने की बात यह है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, चीटी है, चीटी। दो चीटी को यहाँ रख दोगे तो दोनों का डिस्टेंस इन्फिनाइट होगा कि नहीं होगा? हम लोग के लिए दूरी कम ना है, लेकिन दो न्यूक्लियस के बीच का इतना दूरी भी बहुत ज्यादा है, इन्फिनाइट है। तो हमारा R क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो टोटल टर्म जीरो। तो क्या हो गया? हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? के Z1E Z2E बटे R। पकड़े ली कहीं अब ये पास ना आ गए, तो अब जीरो कहाँ से बोले? दो चीटी पास आ गया तो दोनों का इन्फिनिटी थोड़े होगा, दूर था तब ना। चलिए अब एक बात बताओ, ये R निकालना है, हो तो गया। ये R को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। के Z1E बट्टे हाफ एम बी स्क्वायर, लो प्रूफ हो गया। यही हमारा क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाए हम लोग, क्या लगाए यहाँ पे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है। किसका काइनेटिक एनर्जी? इसका जीरो हो गया तो पोटेंशियल में बदल गया होगा, समझ गया ना? याद रखो, फटाक से लिखो इस चीज को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी का हमारा है बोर हाइड्रोजन एटम, मतलब बोर थ्योरी। ये बोर थ्योरी क्या होता है? तो एक्चुअली में जो बोर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स को मिला करके और एक नया थ्योरी उत्पन्न किया जिसको बोलते हैं बोर थ्योरी। और ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है, और हाइड्रोजन लाइक एटम,
और हाइड्रोजन लाइक एटम। जो बोर साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ये थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ एप्लीकेबल किया। और हाइड्रोजन के तरह एटम मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन के लाइक एटम मतलब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हाइड्रोजन में होता है उसी प्रकार से लिथियम होगा तो Li++, ये भी हो गया, इसके लिए भी एप्लीकेबल हो गया। जैसे कि हीलियम हो गया He+, इसके लिए भी एप्लीकेबल हो गया। हाइड्रोजन हीलियम इसके लिए भी एप्लीकेबल हो गया। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इन्होंने इस थियोरी को दिया, इस थियोरी को दिया। क्लियर कंसेप्ट? चलिए अब हम देखते हैं बोर थ्योरी क्या कहता है। बोर साहब ने क्या, उन्होंने एक न्यूक्लियस को लिया। क्या लिया? एक ऑर्बिट लिया और उसमें न्यूक्लियस है एटम में, एटम के अंदर ऑर्बिट होगा ना जी, ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस। तो इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था। इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। हम लोग न्यूक्लियर अभी पढ़ेंगे तो जानेंगे न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को पास कोई रस्सी वस्सी नहीं होता, ये जो दिख रहे हो ये इनविजिबल होता है। क्या होता है? इनविजिबल फोर्स होता है। समझ रहे हो ना? दिखता नहीं है, देखो बता रहे हैं, वो लिख रही है, बाद में बोलेंगे हम नहीं समझे हैं। मनुष्य की कहा हो जी, समझ क्या नहीं रहे हो? मजाक कर रहे हैं 1.5 घंटा है क्लास। देखो इधर, तो इस न्यूक्लियस को ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और तुमको पता है कि कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूमता है तो क्या लगता है वहां पे? कौन सा फोर्स लगता है? अगर कोई भी चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा हो तो वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा? क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ये कोई फोर्स नहीं होता है, ये स्यूडो फोर्स है। एक्चुअली में ये फोर्स नहीं है, लेकिन किसी फोर्स के जगह ये लग जाता है। जैसे कि यहां पे बोलेगा कौन सा फोर्स लग रहा है? दोनों चार्ज के बीच, तो चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, अभी ये तो बोले सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जगह रहता है। अगर सर्कल में घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम क्या हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हो? तो वही चीज होता है। ऑर्बिट प्लैनेट घूम रहा है, कोई रस्सी से, हम लोग रस्सी से बांध दिए धागा को घुमा रहे हैं, तो अभी टेंशन फोर्स लग रहा है, रस्सी है तो, लेकिन उस टेंशन की जगह क्या हम बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। तो बोल सकते हैं ये कोई फोर्स नहीं होता है, लेकिन एक कॉज होता है, एक कारण होता है, उस फोर्स के जगह यूज होता है, उस फोर्स के जगह यूज होता है। समझ रहे हो ना? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल के बराबर ही होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जिस वजह से ये सर्कल में घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल की जगह क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कि छुपा हुआ होता है, जो दिखता नहीं है, लेकिन वो सर्कल में घूम रहा है तो हम लोग क्या मान लेते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन वास्तविक में क्या है वो? हाँ, अगर किसी धागा को घुमा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन वास्तविक में क्या है वो? टेंशन फोर्स। क्या है? हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगा सेंट्रीपिटल के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पता है तुमको क्या होता है? mv²/r। क्या होता है? पढ़ोगे सर्कुलर मोशन, जब पढ़ोगे अभी याद रखो, mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? k q1 q2 r²। तो q1 किसका चार्ज है? इसका चार्ज क्या है? Ze। इसका चार्ज है E। k q1 q2 r²। एक r से एक r कटा, तो यहाँ पे mv² आया और यहाँ पे ये आया, तो हाफ से 1/2 से दोनों तरफ क्या कर देते हैं? गुना। तो क्या हो जाएगा? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? k Ze² और 2 आ जाएगा, तो 2r हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया ना। अब ये क्वेश्चन बनाएंगे तो यूज होगा। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, तो कितना काइनेटिक एनर्जी लग रहा है, कितना काइनेटिक एनर्जी लग रहा है। इस चीज को समझ में आया ना? हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है कुछ भी, वो किसी फोर्स के जगह यूज होता है। हम नहीं है तो हमारे एब्सेंट में कोई आएगा पढ़ाने, तो फिजिक्स के टीचर रोहित सर ही नहीं है, और भी टीचर हो सकते हैं, लेकिन उनके जगह कोई पढ़ाने आया है। समझ रहे हो ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक नाम है फिजिक्स का। जैसे फिजिक्स टीचर तो रोहित सर बोल दोगे, ये नहीं होता है। फिजिक्स टीचर और भी हो सकता है, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, वहां पे या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग लेगा, जो फोर्स लगना हो, जिस वजह से वो सर्कल में घूम रहा है, वो फोर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है वहां।
अगर वो रोहित सर के वजह से हो रहा तो फिजिक्स रोहित सर हो गए, कोई और सर हो गए तो और सर हो गए, और सर हो गए तो और सर हो गए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह से फिजिक्स टीचर जैसे है ना, अब फिजिक्स टीचर कौन नहीं पहचान पा रहे, उसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स कौन फोर्स है, जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच क्या लग रहा है। अभी तो पता है दो चार्ज है तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके बराबर, सेंट्रीपिटल। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। चलिए अब आओ, यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है उसको भी देख लेते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, हर किसी ऑर्बिट में नहीं घूम देता है, कोई ऐसे भी ऑर्बिट में नहीं घूम जाता है। क्यों घूमता है, देखो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन, ये बहुत तेज है, बहुत तेज। क्या कहता है, कैन रिवॉल्व, ये जो घूमेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, ओनली इन अ सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट, कुछ ऐसे ऑर्बिट में ही घूमेगा जो निश्चित है, जो तय है। देखो क्या, उस ऑर्बिट को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी ऑर्बिट में ही घूमता है, उसको ऐसे ऐसे मत समझ लो किधरों घूम लेगा, नहीं। अब देखो उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा सर, NH/2π। कितना होगा, हाँ, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इतना होगा वहीं पे वो घूमेगा। एंगुलर मोमेंटम समझते हो ना, जो कोई रिवॉल्व कराता है किसी को, मोमेंटम स्ट्रेट लाइन में लगता है, एंगुलर मोमेंटम सर्कल में लगता है। तो सर्कल में तभी घूमेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH/2π। मतलब 1h/2π में घूमेगा, 2h/2π में घूमेगा, 3h/2π में घूमेगा, 4h/2π में। यही ऑप्शन आता है, ऑप्शन आएगा कि बताओ h/3π में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं सर। बोलेगा h/π में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, घूमेगा, 2 से 2 कट गया, h/π में घूमेगा। तो याद रखोगे NH/2π में ही इलेक्ट्रॉन घूमता है, NH/2π। समझ रहे हो। अब तुमसे कोई पूछ देगा 3h/π में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, घूमेगा, 6 2 3 6 3h/π घूमेगा ना। चेक कर लो, पहली बार चेक कर लिया करो, ठीक है ना। अगर बोले कुछ भी बोले बस चेक कर लो, NH/2π में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, 2h/2π 3h/2π 4h/2π। 2 को हटाना हो तो ऊपर में कोई इवन होना चाहिए, ऊपर में इवन होना चाहिए। 6 है तो 2 हट जाएगा, 8 है तो 2 हट जाएगा, इवन होना चाहिए, नहीं समझे। अगर 6h/2π तो 2 3 6 कितना होगा, 3h/π, 8h/2π 2 4 8 4h/π, तो इवन होगा तो 2 हट जाएगा, इवन होगा तो 2 हट जाता है, क्योंकि कट जाएगा ना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एंगुलर मोमेंटम इस ऑर्बिट में ही घूमेगा। L को लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम NH/2π, और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है mv। मोमेंटम होता है ना mv, कल पड़े हैं, और r लगा दो, सर्कल में घूम रहा है तो r लगा दो, तो mvr बराबर NH/2π। फटाक से इसको नोट डाउन करो। समझ आया ना सबको जी, कि नहीं समझ रहे हो। बोर थ्योरी क्या कहता है, कहता कुछ नहीं है, हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए है, मतलब हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। हाइड्रोजन रिवॉल्व करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इतना होगा, समझ रहे हो ना। और एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, अगर वो किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है जिसका नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के लिए, NH/2π। याद रखो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के लिए कितना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, NH/2π। चलिए तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। तो चलो बच्चों अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्या करते हैं, अभी तक जो टॉपिक पर है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है नीट 2016 का, कब का है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। हम क्या बोल रहे थे, फॉर्मूला नहीं याद करना बच्चों, वहां का कुछ पॉइंट याद करना है। क्या कह रहा है, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v बम्बार्ड ऑन अ हैवी न्यूक्लियस, किसी एक न्यूक्लियस में बम्बार्ड किया है तो जिसका चार्ज है Ze, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कह रहा है किस पे, मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो अभी तक पढ़ा के आ चुके हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r। बताओ क्या है फॉर्मूला, मास पे कैसे डिपेंड करता है, चलो फॉर्मूला छोड़ो, मास पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे करता है। r बराबर क्या होता है, k Z2e Z1e हाफ mv²। तो r इनवर्सली है ना मास के जी, बस यही पूछा है, कहाँ है ना। सवाल नीट 2016 का बना। आगे बढ़िए, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस एनर्जी हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है, बम्बार्ड किया गया किसी टारगेट पे जिसका चार्ज Ze है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रोपोर्शनल टू
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रोपोर्शनल टू 1/ZD नहीं, ZD के डायरेक्टली है, 1/V² है, V² नहीं है, 1/F, ये भी आंसर वही जाएगा। नीट 2010 का क्वेश्चन है, सवाल है नहीं जी? जी है कि नहीं है? बना कि नहीं बना सवाल? बस यही चीज याद रखना है और कोई चीज नहीं। तो बच्चों आप लोग इसको लिख लीजिए, पहले क्या बोले, इसको लिख लीजिए। हाँ चलिए, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बोर। क्या पढ़ रहे हैं? बोर हाइड्रोजन एटम। नहीं जी, बोर हाइड्रोजन एटम। तो बोर हाइड्रोजन एटम में हम लोग क्या देखें? हम लोग ये देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? k। एक क्यू के जगह क्या था? ई था, और एक क्यू के जगह था ZD बटे क्या होगा? r² ना जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। r से r कटा, क्या बचा? mv² k e² z, नहीं r बचा। अब हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हाफ से गुना कर दो इधर भी और इधर भी, तो क्या होगा? हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होगा, बोलो होगा। तो इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? ये k ZD²/2r। ये काइनेटिक एनर्जी होता था, दिख रहा है इसमें। चलिए, तो k ZD²/2r यहां तक तो समझ गए। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। फुल प्रूफ तुमको बता रहे हैं, यहाँ पे पूरा प्रूफ करके दे रहे हैं। क्या इंद्रदेव? पूरा प्रूफ हम दे रहे हैं। हाँ चलिए, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? गौर करो, k q के जगह -e। अब यहाँ पे साइन रखेंगे, क्या रखेंगे? हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में साइन नहीं रखे हैं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी गौर करके साइन रख के चलो। -e और ZD, यही ना, बट्टे क्या है? r²। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ r होता है, k⁴ होता है। चलिए, अब बाबू बताओ यहाँ पे क्या होगा? k माइनस लग गया ना, ZE²/r, यही ना, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो तुमसे ये नहीं पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तुमसे ये पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना गुना पोटेंशियल एनर्जी के है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? k ZD²/2r माइनस k ZD²/r। मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी कितना है? k ZD²/2r। अब तुम लोग कंपनसेट करो, ये पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के कितना गुना है, तो बताओ सब कुछ तो इसमें है, ये कितना गुना है? -2 टाइम्स, है ना जी? है कि नहीं है? इसको -2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा ना, इसको -2 से गुना करो तो 2 घटा, माइनस आ गया यहाँ पे, तो वही चीज है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 टाइम्स इनटू काइनेटिक। ये याद रखोगे, पोटेंशियल एनर्जी ये आया, काइनेटिक एनर्जी ये आ गया था। हमको क्या चाहिए? पोटेंशियल काइनेटिक के कितना गुना है। तो हम देखें काइनेटिक एनर्जी में 2 है, इसमें 2 नहीं है, मतलब इस 2 को हटा देंगे तो बन जाएगा ये, तो गुना कर दिए इसमें 2 से। इसमें अगर 2 से गुना करेंगे -2 से, तो 2 से 2 कटा और माइनस रह गया तो ये आ गया, तो इसीलिए तो याद रखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लिख लो, फटाक से लिखो इसको कुछ। चलिए बच्चों, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखे, पोटेंशियल एनर्जी देखे, तो अब हमको सवाल आता है कि सर टोटल एनर्जी कितना होगा? सर टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितना होगा? सर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, होगा कि नहीं होगा जी? तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है सर? -k ZD²/r। सर काइनेटिक एनर्जी कितना है? k ZE²/2r। तो सर एलसीएम ले लीजिए ना सर, कितना होगा? 2r होगा ना। अब ये r है, ये 2 से गुना हो जाएगा कि नहीं होगा? तो कितना होगा? -2k ZE² प्लस k ZE², होगा कि नहीं होगा? माइनस में से एक प्लस किया तो -k ZE²/2r। ये क्या आया सर? टोटल एनर्जी आया सर। तो ये नहीं पूछेगा आपसे ये पूछेगा कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का कितना गुना है। तो सर सब तो काइनेटिक एनर्जी लग रहा है, लेकिन एक माइनस है, तो सर टोटल एनर्जी को माइनस काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं?
बस एक चीज निकालो, सब निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी निकालो तो 2 से गुना कर दो तो ये निकल गया। और काइनेटिक एनर्जी में माइनस लगा दो तो सब प्रूफ। तो ये चीज याद रखोगे कि टोटल एनर्जी जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है ना? बस आराम से लिखो इसको। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बोर ऑर्बिट पे हालांकि ही है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा और रेडियस कितना होगा। ठीक है ना? उसके बाद हम एनर्जी भी चेक करेंगे, उसके पास एनर्जी आखिरकार है कितना। देखो बाबू कि अगर मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हमारा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये nth ऑर्बिट है, कोई भी ऑर्बिट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं nth ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन भी स्पीड से घूम रहा है। तो सबसे पहला चीज पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। कुछ नहीं याद रखना है, बस ये टर्म याद रख लो, 2.2 × 10⁻⁶ Z/n। किस क्या होगा? Z/n। और ये वेलोसिटी किस में होगा? मीटर पर सेकेंड में। किस में होगा? तो Z क्या होता है हमारा? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और n क्या होता है? ऑर्बिट नंबर। क्या होता है? ऑर्बिट नंबर। ठीक है ना? तो क्या करोगे, ये वैल्यू याद रख लो, 2.2 × 10⁻⁶ Z/n। चलिए बस एक में आगे बढ़े। अब पूछेगा कोई रेडियस कितना होता है, बोलोगे 0.529 n²/z। टोटल एनर्जी कितना होता है? -13.6 Z²/n²। देखो ये और ये कॉमन है, ये Z/n है, ये Z²/n² है, बस ये वैल्यू में चेंज है। समझ रही है ना? तो ये इसको गौर कर लोगे कि अगर वेलोसिटी पूछे तो Z/n, अगर रेडियस पूछे तो n²/z, एनर्जी पूछे तो वही Z/n ही है, इसका होल स्क्वायर। समझ गए ना? Z/n ही है ना जी, इसका होल स्क्वायर, तो Z²/n²। चलिए, तो अगर ये कब पूछेगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। काइनेटिक एनर्जी पूछे तो पीछे वाला फॉर्मूला और कोई चीज नहीं। समझ ना? सीधे अगर टोटल एनर्जी डायरेक्ट पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी, ये सब कुछ कैलकुलेट करके आ चुके हैं, अब वहां पे मत जाओ। ठीक है ना? ठीक है। चलिए अब देखो बाबू, ये सारा चीज तुमको दिमाग में छप जाना चाहिए कि किसी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इतना होता है, उसका रेडियस इतना और टोटल एनर्जी इतना। अब गौर करो, इधर सवाल देखो, इसको पहले हम इरेज करते, ठीक है ना? देखो बाबू सवाल क्या कह रहा है? द एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन टू नो कॉट दी थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट को नो कॉट करने में, क्या करने में? नो कॉट। n बराबर क्या है? 3। समझ रहे हो ना? बात याद रखना, अगर किसी और इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में जाना है, किसी हायर ऑर्बिट में, तो एनर्जी गेन करना पड़ेगा। अगर हमको पहाड़ पे चढ़ना है तो एनर्जी लेना पड़ेगा, उतरना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी रिलीज कर देते उतरने वक्त, चढ़ने वक्त एनर्जी चाहिए। तो याद रखना कि ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा एनर्जी गेन करेगा, और यहां से यहां आएगा एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी छोड़ेगा, निकालेगा। यही बोर मॉडल कह रहा था। चलो अब आओ यहां पे। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए, कौन सा एटम है, एनर्जी कितना होगा थर्ड ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो कितना होता है एनर्जी, E बराबर -13.6 गुने Z²/, तो -13.6 Z कितना है, Z हाइड्रोजन का 1 है ना, हाइड्रोजन का 1 है, और N थर्ड ऑर्बिट, थर्ड का स्क्वायर कितना हो गया, -13.6/9। आंसर है कोई, कहाँ है, कहाँ है, रुक जाओ, क्या कह रहा है। अब गौर करने की बात है ना कि एनर्जी निकल रहा है या एनर्जी रेडिएट हो रहा है, गौर करो। नो कट का मतलब निकालने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में निकालेगा, वो एनर्जी को क्या करेगा, नो कट करेगा। तो हमको कितना आया, -13.6, क्या है 13.6/9, आंसर क्या जाएगा 13.6 प्लस में चला जाएगा।
समझ रहे हो ना? हाँ, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड हीलियम इलेक्ट्रॉन इज। चलिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब एनर्जी ही है वो, है ना? एनर्जी ही है वो, है कि नहीं है? एनर्जी ही है वो। लेकिन एक बात याद रख लेना, एनर्जी है ना तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, तो माइनस में आएगा तो हम लोग प्लस में लेंगे, प्लस में आएगा तो हाँ। चलिए, तो एनर्जी क्या होता है? -13.6। किसके लिए? हीलियम के लिए ना। हीलियम के लिए जेड कितना होगा? 2 का स्क्वायर। और किस ऑर्बिट कह रहा है? 4 सेकेंड ऑफ हीलियम इलेक्ट्रॉन इज। लिखा हुआ है क्या? 4 सेकेंड हीलियम, कुछ नहीं है तो ऑर्बिट नंबर 1 होगा। समझ गए? ठीक है ना? चलिए, तो 13.6 माइनस में गुने 4 कितना होगा? 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13 14, यही ना? 6 चौक 24, 2 4 हासिल 2, 4 तिया 12 14, 4 1 4 5, 54.4 माइनस में है ना, लेकिन क्या लेंगे? प्लस में, आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझ गए बालक? समझे? हाँ, लिखो फटाक से। तो वैल्यू याद नहीं रखना पड़ेगा, बस याद रखना कि रेडियस होता है, क्या होता है? n² जेड। एनर्जी, टोटल एनर्जी Z² n²। और वेलोसिटी रेयर केस में कभी कभी आता है, तो ये होता है Z/n। ये कंफ्यूज मत होना इसमें। तो जेड 2 होता है ना हीलियम का जी, जेड का स्क्वायर 4 ना होगा। तो चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी का हमारा टॉपिक है एनर्जी लेवल। तो हालांकि ये लास्ट टॉपिक हम लोग मान रहे हैं, इसके बाद इमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिजिक्स में जो भी टॉपिक था एटम से रिलेटेड हमने कर लिया। अब देखो एनर्जी लेवल क्या होता है सर? तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। इसके अंदर मान लेते हैं न्यूक्लियस होगा, तो ये ऑर्बिट नंबर 1, ये ऑर्बिट नंबर 2, ये ऑर्बिट नंबर 3 होगा ना जी। इसके अंदर मान लेते हैं न्यूक्लियस होगा, तो ये ऑर्बिट नंबर क्या होगा? 1, ये 2 और ये 3, 3 ऑर्बिट है। तो आपसे पूछा जाएगा पहले ऑर्बिट का एनर्जी कितना, दूसरे ऑर्बिट का कितना, तीसरे ऑर्बिट का कितना। तो बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल किसके लिए हम बना रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ये चीज है। अब पहला ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का, तो Z बराबर 1, और पहला ऑर्बिट n बराबर भी 1, तो एनर्जी कितना आ जाएगा पहले ऑर्बिट का? कितना होगा? दूसरे ऑर्बिट Z बराबर 1, n बराबर 2, 2 का पावर 4, तो इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया? -3.4। दूसरे ऑर्बिट में इतना एनर्जी। तीसरे ऑर्बिट में देखो, तो तीसरे ऑर्बिट 3 से डिवाइड कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 से डिवाइड करो 1.5, तो -1.5। तो इस ऑर्बिट का एनर्जी कितना है? माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। इसका कितना है? इसका कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 13.6। समझ गए एनर्जी निकालना? पहले ऑर्बिट का पूछे n बराबर 1, दूसरे n बराबर 2। समझ रहे हो ना? अब आओ, अब आते हैं हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इमिशन स्पेक्ट्रम बहुत काम का चीज है ये, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो बचपन में देखे होंगे इंद्रधनुष बनता है, तो रेनबो बनता है, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, 7 कलर का। तो क्या होता है? रेनबो कैसे बनता है? जब कोई व्हाइट लाइट, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है। प्रिज्म का मतलब क्या होता है? 3 साइडेड फिगर होता है, कोण बनता है। तो किसी प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? 7 भागों में, जिसको बोलते हैं विबिग्योर, VIBGYOR, वैजानिहा पीनाला, विबिग्योर बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर में बढ़ता है। देखियो कभी रेनबो ना, लेकिन कभी ये गौर किए हो क्या ये रेड सिर्फ यहीं पे रहता है? कभी गौर किए हो? रेनबो रेड यहाँ है, फिर उसके नीचे पिंक, उसके नीचे, मतलब इतना गैप छुटा हुआ, ऐसा होता है क्या? रेड के बाद थोड़ा सा गैप, फिर वायलेट, फिर थोड़ा सा गैप, फिर ऐसा कई कलर होता है क्या कि एक ही साथ होता है सारा कलर? एक ही साथ सारा कलर होता है, गैपिंग नहीं मिलता है।
लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड, फिर नीचे ही ऑरेंज, तो रेड और ऑरेंज के बीच गैपिंग होता है कि नहीं होता है? होता है, कभी नहीं होता। रेनबो देखना, फिर से मोबाइल पे देखना, देखो क्या होता है। सबसे रेड देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेट होगा, देखो स्टार्ट है ना, देखो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वायलेट होगा, फिर वायलेट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिगो दिखेगा, कम कम कम। तो ऐसा नहीं होता है कि बंदे हो जाता, सिर्फ एक जगह वायलेट है बाकी नहीं है कम हो रहा है, उसका वेवलेंथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसा देखोगे रेनबो प्रतीत होगा, एक जगह पूरा का पूरा रेड है, एक जगह धीरे धीरे रेड कम हो रहा है, फिर अगला कलर, फिर वो कलर ज्यादा है, फिर कम हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है कि कहीं यहाँ फिर रेड यहाँ, रेड के बाद ऑरेंज यहाँ, येलो यहाँ, ग्रीन यहाँ, ब्लू यहाँ, इंडिगो यहाँ, वायलेट यहाँ, ऐसा नहीं होता है। रेड है तो ऐसे ऐसे रेड है, पूरा जगह को भर के रखता है। सबसे ज्यादा वायलेट यहाँ इस पॉइंट पे होगा, फिर वायलेट कम होता जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका आता है? रेड का। सबसे ऊपर रेड दिखेगा चमचमाता हुआ, इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? हाँ, आज के बाद बोलोगे इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। कि नहीं, ऐसा नहीं कि एक जगह वायलेट है तो खाली वायलेट रहेगा और फिर उसके बाद रेड, ऐसा नहीं। वायलेट है तो ज्यादा वायलेट, कम वायलेट, कम वायलेट, कम वायलेट, धीरे धीरे फिर वायलेट गायब, फिर इसके बाद कौन कलर है? इंडिगो। सबसे ज्यादा इंडिगो, कम कम कम, धीरे धीरे गायब। ऐसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? लेकिन जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है, जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम बनता है, अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम पे हीट देते हैं तो इससे एक रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन को प्रिज्म से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं? प्रिज्म से। और ये रेडिएशन प्रिज्म से गुजरता है ना, तो 3 पट्टी 4 पट्टी देता है। देखो, एक ए पट्टी, पट्टी का नाम लिख दिया एक्स वाई जेड ए, क्या क्या कलर दिया, मान लेते कुछ पट्टी दिया एक्स वाई जेड ए। लेकिन इसका स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा यहाँ कम कम कम, ऐसा नहीं होता। इसका स्पेक्ट्रम यही, यहाँ होगा तो यही होगा, यहाँ होगा तो यही, यहाँ होगा तो यही, यहाँ होगा तो यही। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम या फिर डिसकंटिन्यूअस। इमिशन या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कभी कभी जो लैब में देखते हो पुलिस सब हाथ फिंगरप्रिंट लेता है, ये इसी स्पेक्ट्रम से लेता है। इसका छाप पूरा का पूरा बन जाता है अलग अलग जगह। फिंगरप्रिंट जो लेता है फोरेंसिक लैब में, इसी का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है ना, डिसकंटिन्यूअस होता है ना, इसी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का यूज किया जाता है फोरेंसिक लैब में। समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे बंदूक चला दिए, एक आदमी को मार दिए, अब हाथ पे छप गया पूरा का पूरा एटम बंदूक पे, तो वहां से उसका स्पेक्ट्रम तैयार होता है। तो ये चीज होता है। इसको लिखो, फटाक से लिख लिए हो, लिखे मिटा दे। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे तैयार होता है, देखो यहां पे ये होता है, समझ रहे हो ना? ये रेड होगा तो रेड होगा, ये येलो होगा तो येलो होगा, ये पिंक होगा तो पिंक होगा, ये ग्रीन होगा तो ग्रीन होगा। ये स्पेस छूटेगा, ये स्पेस क्या होगा? स्पेस लेफ्ट हो जाएगा। जहां पे रेड है तो सिर्फ रेड, जहां पे येलो तो सिर्फ येलो, पिंक तो पिंक और ग्रीन तो ग्रीन। इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। पढ़े हो इंद्रदेव? ये सब चीज पढ़े हो? कहां यूज होता है इसका? यूज्ड इन फोरेंसिक लैब। समझ गए ना? फोरेंसिक लैब में फॉर फिंगरप्रिंट, फॉर फिंगरप्रिंट के लिए फोरेंसिक लैब में इसका काम करते हैं हम लोग। मजेदार चीज है ना?
स्टार्ट है? हाँ स्टार्ट है। चलो देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सीरीज, मतलब इसमें क्या क्या सीरीज बन सकता है, इसमें कौन कौन सा सीरीज बन सकता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो देखो हम लोग मानते हैं 1 2 3 ऑर्बिट नंबर लिए, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिट नंबर। अगर कोई एटम, मतलब एक हमारा इसमें सीरीज पहले देख लो, पहला होता है लाइमन सीरीज। क्या होता है लाइमन सीरीज? कहां? तो ऑर्बिट नंबर 1 पे जो लाई करेगा ना वो लाइमन सीरीज। अब हम नहीं बोलेंगे 4 से गिरा या 5 से गिरा, कहीं से गिरे, चाहे यहां से गिरे, चाहे यहां से गिरे, चाहे यहां से गिरे, चाहे यहां से गिरे, लेकिन ऑर्बिट नंबर 1 में गिरना चाहिए। कहां पे? ऑर्बिट नंबर 1 में गिरना चाहिए। तो लाइमन सीरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइमन सीरीज। मतलब लाइमन सीरीज का N1 क्या होता है? 1 to N2 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, चाहे 5 में रखो, चाहे 4 में रखो, लेकिन गिरेगा कहां? 1 पे। दूसरा हमारा होता है बामर सीरीज। क्या होता है? बामर सीरीज, ठीक है ना। ये कहां पे? ऑर्बिट नंबर 2 पे गिरता है, 1 पे नहीं। 1 पे तो लाइमर। तो बामर सीरीज कहां पे? N1 बराबर 2 to N2 बराबर इंफिनिटी। कहीं भी रखो जो क्वेश्चन में दिया रहे। उसके बाद क्या होता है? पास्चन सीरीज। क्या होता है? पास्चन सीरीज कहां होता है? N1 बराबर इसका 3 to N1 N2 बराबर इंफिनिटी। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, जल्दी लिखो। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज। चौथा ब्रैकेट सीरीज। क्या होता है? ब्रैकेट सीरीज N1 बराबर 3 हो गया तो 4 to N2 बराबर इंफिनिटी। कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी, लेकिन 4 नहीं होगा, 4 तो N1 है। उसके बाद पांचवा पी फंड सीरीज। क्या होता है? पी फंड सीरीज। ये N1 बराबर 5 to N2 बराबर इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज होता है। तो देखो 1 पे गिरा तो लाइमन, ये क्या हो गया? लाइमन। 2 पे गिरा तो क्या हो गया? बामर। 3 पे गिरा तो क्या हो गया? 4 पे गिरा तो क्या हो गया? और एक और ऑर्बिट होगा 6। 5 पे गिरेगा तो क्या होगा? पी फंड। क्या होगा? लिखो, डायग्राम बना लो। तो 1 पे गिरेगा तो लाइमन, 2 पे गिरेगा बामर, 3 पे पास्चन, 4 पे ब्रैकेट, 5 पे पी फंड। समझ गए ना। लेकिन ऑर्बिट नंबर N2 तो ऊपरे होगा। 1 है तो 2 पे N2, 2 वाला है तो 3 का N2, 3 है तो 4 का N2, ये होगा। और वेवलेंथ देख लिए, फॉर्मूला यही है। हाइड्रोजन सीरीज का वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? यही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब तुमसे ये पूछेगा लाइमन सीरीज किस रीजन में होता है? तो लाइमन सीरीज होता है विजिबल रीजन। किसमें होता है? विजिबल रीजन में। किसमें होता है? दिखने वाला। क्या होगा? सब कुछ दिख रहा है। तो चलो, तो लाइमन सीरीज किस रीजन में होगा बाबू? विजिबल रीजन में। बामर सीरीज किसमें होगा? यूवी रीजन। किसमें होगा? यूवी रीजन। अब बाकी सब इंफ्रारेड। बाकी सब इंफ्रारेड एक रीजन होता है, ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे कौन सा यूवी होता है, कौन सा। तो याद रखना, लाइमन सीरीज होता है विजिबल रीजन में, बाकी बामर से इंफ्रारेड, बाकी जितना भी है ये सब किसमें होगा? इंफ्रारेड। किसमें होगा? इंफ्रारेड रीजन। किसमें होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप आता है ये सब सवाल। समझे कि नहीं समझे? सबका वेवलेंथ निकाल लोगे 1 बाई लेमडा। इसके लिए क्या होगा? 1 बाई N1, N1 होगा, -1, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए N1 क्या है? 1 है। तो यहां से सवाल बहुत सारे बनते हैं। तो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे, ठीक है ना। वहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो नहीं बने हम बताएंगे। तो बच्चों हमारा चैप्टर खत्म हो गया। एटम चैप्टर था, हमने खत्म कर लिया है, और हालांकि बहुत समय हो गया। तो इस चैप्टर को हम यहीं पे रखते हैं, और इसका न्यूक्लियाई पार्ट 2 वीडियो अगले दिन आपको अपलोड हो जाएंगे। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। धन्यवाद।